नमस्कार एंड वेलकम टू लॉन्जेक्स पॉडकास्ट, जहां हम बात करते हैं रियल फाउंडर्स, रियल एग्जीक्यूशन और रियल बिजनेस जर्नीज की। आज हमारे साथ एक ऐसे एंटरप्रेन्योर है जो सिर्फ बिजनेसेस बिल्ड नहीं करते बल्कि इकोसिस्टम्स बिल्ड करते हैं। इंजीनियर बाय ट्रेनिंग, एंटरप्रेन्योर बाय चॉइस और हसलर बाय हैबिट। He is the founder of eThrottle Corp, a fastest growing EV dealership network in Maharashtra. Along with that, he is also the host of Akshay On Air podcast and has diverse business interests across industries. Please welcome Mr. Akshay Ambekar. Akshay, welcome to the Longix podcast. Thank you so much, Dara. I'm so glad to host you. How are you doing? I'm doing good, and this is my first podcast as a guest, and this is your first podcast as a host. So Yes, let's hope we true. entertain the guest today. Sure, looking forward to it. So आज हम डीप डाइव करेंगे ईवी इंडस्ट्रीज, फाउंडर माइंडसेट वगैरह में. सो बिफोर गेटिंग इनटू दैट, लेट्स बिगिन विथ योर पर्सनल जर्नी. सो अक्षय, सबसे पहले आपका ये इंजीनियर से एंटरप्रेन्योर में ये जर्नी कैसे इतना बड़ा ट्रांजिशन हुआ? हाउ डिड यू स्टार्ट इट? Okay, so I belong from a business family. ओके. For a very long time, I did not have any interest in my father's business. तो मैंने मतलब बहुत सालों तक मैंने उसमें देखा भी नहीं था क्या था. व्हाई सो? तो बेसिकली क्या था कि जैसे हम लोग आई वॉज बॉर्न एंड बॉट अप इन पुणे, तो यहाँ पे हमने वो टाटा मोटर्स वाले ऑफिसर्स देखे थे उस टाइम पे जब व्हेन आई वाज अ किड. उसके बाद फिर आईटी सेक्टर आया. आईटी सेक्टर्स के हमने बड़े बड़े बिल्डिंग्स देखे. लोग वाइट कॉलर लोग एसी बस में बैठ के जा रहे ऑफिस में. आई थॉट दैट वाज अ लाइफ दैट यू शुड लुक फॉरवर्ड टू. मतलब 9 बजे जा रहा है, 5 बजे वापस आ रहा है, टेंशन नहीं है. 9 to 5 9 to 5 वाला. एंड सेकंड थिंग वाज ऑफ कोर्स बाहर जाने का भी काफ़ी आकर्षण था कि आउट ऑफ इंडिया जाएंगे, वहाँ पे सेटल हो जाएंगे, अलग अलग प्लेसेस देखेंगे दुनिया में. सो दैट वाज द रीजन दैट आई रियली नेवर फोकस्ड ऑन बिजनेस. I did my diploma from CWIT, Kusravadia in Pune. Okay. And after that, I shifted मतलब मैंने फिर एडमिशन लिया इंजीनियरिंग में. तो इंजीनियरिंग में व्हेन आई टुक एडमिशन पीसीसीओई, दैट टाइम आई केम टू नो लॉट ऑफ अदर थिंग्स. जैसे फॉर एग्जांपल कल्चरल एक्टिविटीज जो होती है, उसका जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है. आई वाज को कन्वीनर फॉर अ टेक इवेंट इन द कॉलेज फॉर 2 years consecutively. तो उसकी वजह से सब मुझे ऐसा लगा कि फिर देन देयर इज वर्ल्ड दैट इज आउटसाइड, एंड फिर मुझे उसमें मजा आने लगा था. सो दैट इज व्हेन आई अंडरस्टूड कि देयर इज लाइफ बियॉन्ड जॉब आल्सो वेयर आई कैन लीव अ मार्क. बट क्या करना था मुझे पता नहीं था. सो आई ऑलवेज वांटेड टू डू अ बिजनेस बट आई डिडंट नो व्हाट एग्जैक्टली टू डू. तो इसलिए फिर आई टुक अप अ जॉब. 2009 आई पास्ड आउट एंड इट वाज रिसेशन. सो दैट टाइम जो ऑफर लेटर्स आए भी थे कंपनी से, उन्होंने वो भी होल्ड करके रखे थे. सो आई वर्कड इन अ स्मॉल कंपनी जहाँ पे मैं एमआईडीसी टू एमआईडीसी घूमता था, जहाँ पे कैलिब्रेशंस हम लोग करते थे मेडिकल इक्विपमेंट्स के ऑन फील्ड. तो दैट गिव मी अ लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव टू कंपनी से काम करती है, उसके अंदर क्या क्या होता है, अलग अलग इंडस्ट्रीज क्या क्या है. एंड देन फाइनली आफ्टर रिसेशन थोड़ा कम हुआ, मार्केट और इम्प्रूव हुआ, तो एलएनटी ने फिर बुला लिया वापस. So L&T, I joined at sales. Then after that, sales helped me really to understand the market. Yes. I worked in a lot of geographies also. So met a lot of people, visited a lot of industries. That time I wanted to do a business, but I was still very much inclined towards an IT job. So when I was in L&T, I applied for an internal job posting. L&T that time was a very close group. Now I think it's a bit independent companies have been formed. So and fortunately I got through into IT. Okay. And that is when I went into my comfort zone. So after that, I switched companies, and in between, I started a startup also, which failed miserably. So from that, I got an understanding कि business is not easy, और दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के नहीं चला सकते. वॉट एवर इट इज, जो भी आप अगर फाउंडर हो या आपका खुद का बिजनेस है या खुद का बेबी है, तो आपको उसके बारे में सब कुछ पता होना जरूरी है. आप वो काम करो ना करो, पर यू शुड नो. फॉर एग्जाम्पल, if you have a baby, आपको पता है कि वो खाता कब है, सोता कब है, उठता कब है, उसको क्या पसंद है, क्या नहीं है. So similarly is what business is. So I did my job in various companies in IT and then in technical field of VLSI and everything. And 2019 is when I realized कि अभी मेरा settle हो गया है काफी कुछ, and now is the time to take a leap. So that time I was searching for an opportunity to work in a sunrise segment. So उस टाइम पे EVs बहुत बज़वर्ड था. अभी तक उसमें बहुत सारे लोग उतरे नहीं थे. So I think Ather was the only serious company who was manufacturing those vehicles from top to bottom, and a vertically integrated company also. So that time then I thought कि I think I should make my career or start my business in EV. This is how I started my journey in EV. Okay, that's
रियली वेरी माइंड बॉगलिंग जर्नी। सो आपने ईवी सेक्टर कैसे चूज़ किया, मतलब वो आपका ट्रिगर पॉइंट क्या था जो सीधा आप वहाँ से ईवी में आ गए? So there are two reasons for it. एक तो the Indian government was really pushing hard for greener initiatives, sustainability, greener initiatives. Solar was which I thought that time जो भी सच भी है कि वो काफी बड़ा बूम होगा. And second thing was EV. अभी I used to like automobile. मुझे टू व्हीलर फोर व्हीलर काफी अच्छे लगते हैं, सो मुझे उसमें काफी नॉलेज भी था. बट देयर वाज अनदर थिंग व्हिच आई लुक्ड एट, तो एंट्री बैरियर. अभी मैंने तो ट्रेडिशनल जॉब किया था, एंड माय फादर वाज आल्सो ऑफ द माइंडसेट, या फादर मदर वाइफ एवरीबॉडी वाज ऑफ द माइंडसेट कि व्हाई डोंट यू कंटिन्यू दिस जॉब बिकॉज यू आर गेटिंग गुड सैलरी, ग्रोथ भी अच्छा है, प्रोबेबली हम लोग थोड़ी और स्टेबिलिटी होगा एंड ऑल दोस थिंग्स. बट मुझे जो बिजनेस स्टार्ट करना था, आई डिडंट वांट टू टेक एनी एक्सटर्नल डेप्थ टू स्टार्ट माय बिजनेस, नॉर टू टेक एनी एक्सटर्नल फंडिंग फ्रॉम एनी ऑफ माय फैमिली मेंबर्स. सो आई वाज सर्चिंग फॉर समथिंग वेरी विद अ वेरी लो एंट्री बैरियर, जहाँ पे एंट्री बैरियर कम होगा और मुझे वो स्टार्ट करने में प्रोबेबली सिर्फ मेरे सेविंग्स खत्म हो जाएंगे, पर आई विल नॉट फॉल इनटू अ डेप्थ. तो उसमें मुझे ऐसा लगा कि ईवी का डीलर बनना इज अ बेटर थिंग, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक बार मैं उसको एक फेलियर देख चुका था. सो आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज ऑफ दैट फेलियर. तो मैंने इस बार सोचा कि व्हाई नॉट स्टार्ट विद ट्रेडिंग फर्स्ट, रोटेट द मनी, then start building a business parallelly which will in manufacturing or design or something like that. Because trading करने से क्या होता है या डीलरशिप बनने से क्या होता है, आपका पैसा जल्दी रोटेट होता है. अगर जब पैसा जल्दी रोटेट होता है तो वो केस में आपको स्टेबिलिटी जल्दी मिलती है इन टर्म्स ऑफ माल सब पड़ा नहीं है आपके पास, या वो टेंशन नहीं आता है. एंड प्लस सेटिंग अप एन ईवी शोरूम दैट टाइम इन 2019-20 it was much more easier compared to what it is right now, because सारी कंपनियां नहीं थी उस टाइम पे. ऐसा लेगेसी प्लेयर जैसे अभी टीवीएस है, बजाज अभी आके बैठे हैं इसके अंदर, या हीरो आके बैठा है, उस टाइम पे हार्डली 2-3 कंपनीज थी जो उसको कर रही थी. एंड प्लस लोगों में एक उत्साह भी था उसको लेके कि ईवी समझना है कि बिना आवाज के चल कैसे सकती है, मोटर पे गाड़ी घूम के सकती है. तो उसके लिए देन आई थॉट दिस इज अ गुड सेगमेंट, एंड दैट इज व्हाई आई स्टार्टेड इन ईवी, बिकॉज एंट्री बैरियर वाज लो. आई लाइक्ड automobile. That were two reasons. Yeah, the trading was a very smart move, क्योंकि बहुत कम लोग पैसे रोटेट कर पाते हैं बिजनेस में. सो ट्रेडिंग से कमा के बिजनेस में लगाना, दैट वाज एक्चुअली अ वेरी स्मार्ट मूव. तो फिर जब आपने ई थ्रॉटल स्टार्ट किया, तो तब ईवी इकोसिस्टम महाराष्ट्र में कितना मैच्योर हुआ था? It was at a very nascent stage. इतना मैच्योर भी हुआ नहीं था. आई थिंक उस टाइम पे एथर भी अपना फर्स्ट शोरूम खोलने ही वाला था महाराष्ट्र में. सो हम लोग ने जो चालू किया उस टाइम पे, आई थिंक चार्जिंग स्टेशन भी इतने खास नहीं थे, और लोगों को सिर्फ पता था कि इलेक्ट्रिक पे गाड़ी चल सकती है. कैसे चलती है, क्या चलती है, बहुत लोगों ने देखा नहीं था, क्योंकि उसका पेनिट्रेशन इतना हेवी नहीं था. आई थिंक उस टाइम पे 0.03% टाइप का मार्केट होगा जो उसको जो लोग उसको खरीद रहे थे. ओके, तो एक चीज़ मुझे बहुत क्यूरियोसिटी बिल्ड कर रही है कि ये थ्रॉटल का मतलब क्या है एग्जैक्टली, एंड हाउ डिड यू कम अप विद दैट नेम? ओके, सो I always wanted to not stay limited towards dealership. तो मुझे और भी कुछ इसमें करना था. तो जनरली डीलरशिप का अगर आप नाम देखे होंगे, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल पुणे में आप 2-3 बड़े नाम देख लो, तो सब उनके सरनेम या नेम से वो लोग उसको रख देते हैं. सो सिंस वी वांटेड टू बिकम अ टेक्नोलॉजी कंपनी, आई थॉट वी विल नॉट लिमिट आवरसेल्व्स ओनली टू माय अंबेकर ऑटो व्हील्स, ऐसा नहीं रख देता हूँ. सो ई थ्रॉटल मींस इलेक्ट्रिक थ्रॉटल, जो एक्सीलरेटर आता है गाड़ी में उसको थ्रॉटल भी बोलते हैं. ओके, सो इसलिए फिर वो इलेक्ट्रिक थ्रॉटल का वो ई थ्रॉटल ऐसा नाम आया. Oh, that's interesting. Nice. So starting phase में सबसे बड़ा चैलेंज आपने क्या फेस किया? ट्रस्ट या ऑपरेशंस या फंडिंग? एक्चुअली ऑल द अबव. तो क्योंकि इनिशियली मेरे पास जो फंडिंग थी, आई थिंक आई हैड अराउंड 6.5 लाख रुपीस के आसपास ही मेरे पास फंडिंग थी, और मुझे शोरूम पे बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना था. दैट्स व्हाई आई वेंट टू अ वेरी आउटस्कट प्लेस पुणे में, मारुंजी में, जिसको मारुंजी नाम का गाँव है, वहाँ पे गया था हम लोग गए थे. जहाँ पे हमने बहुत ही बेसिक शोरूम सेटअप किया, एंड आई थिंक द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ व्हीकल्स दैट वी हैड वाज ओनली 5 व्हीकल्स. तो मुझे भी बिकॉज आई ऑल्सो वांटेड टू टेस्ट वाटर्स कि क्या हो रहा है, तो मैंने 5 गाड़ी मंगाए थे. एंड उसमें से मुझे याद है कि सिर्फ मैंने 2 ही बैटरी मंगाई थी 5 गाड़ी मंगा के. 2 में बैटरी भी नहीं मंगाई थी कि समझो अगर नहीं चला तो बहुत पैसे डूब जाएंगे, इसलिए. सो उस टाइम पे, एंड देन वी स्टार्टेड विद द डीलरशिप ऑफ बैटरी. उस टाइम पे क्या होता है कि हम लोग हम जो स्टार्टिंग करने वाले थे और कोविड आ गया. तो कोविड में फिर हम लोग सब घर पे बैठे रहे, और फिर घर से थोड़ा प्रेशर बढ़ने लगा कि जॉब अच्छा खासा था, सैलरी शुरू हुई थी कोविड में,
अभी तो कुछ तब भी तो नहीं है। कुछ नहीं, ना जॉब Exactly. ना बिजनेस। सो बट आई मीन इसलिए फिर मुझे अगर कोई बोलता है कि बहुत डाउन्स देखे वो, तो मैं बोलता हूँ कि मैंने 2 कोविड देखे, तो अभी मुझे डर नहीं है। ओह माय गॉड। तो इतना सो व्हाट वी डिड आफ्टर दैट वाज, हम लोग आई थिंक अगस्त में सब धीरे धीरे रीओपन हुआ। हाँ, तो उस टाइम पे हम लोग स्टार्टिंग के 3 महीने से बैठे रहे थे। लोग शोरूम में आ रहे थे, जा रहे थे कंटिन्यूअसली। लोग ओके। पूछ रहे थे कि ये गाड़ी कैसी है, चलती क्या हाँ, है। हाँ। 3-3 4-4 बार लोग अलग अलग आके टेस्ट ड्राइव टेस्ट ले ड्राइव, ले रहे थे, या। पर कोई खरीद नहीं रहा था उसको अभी तक। हम्म। बिकॉज पीपल डिडंट नो कि भाई ये क्या है, क्या चलेगा नहीं चलेगा। correct। एक तो उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मोटर पे गाड़ी चल सकती है। और फिर घर से अगर मेरी बैटरी चार्ज होगी तो बहुत पावर, मेरा बिल Exactly. 2,000-3,000 रुपए बढ़ जाएगा, एंड Yes. ऑल दोस थिंग्स। सो वी हैड टू मिटिगेट ऑल दोस क्वेश्चंस। हम्म। जहाँ पे तो इनिशियली आई थिंक हम लोग, मेरे पास 2 ही एम्प्लॉय, एक मैं एम्प्लॉय था और मेरा एम्प्लॉय था। हम्म। तो हम लोग सिर्फ 2 ही लोग थे। हम्म। और वो, मैं गाड़ी बेचता था, वो भी गाड़ी बेचता था, और हम लोग स्पेयर टाइम में हम लोग गाड़ी का सर्विसिंग भी करते, जो हमने बेच ली थी। ओके। टर्निंग पॉइंट केम इन नवंबर 2020, जब उस दिवाली पे जितने भी लोग गाड़ी देख के गए थे, हाँ। वो लोग सारे बुकिंग करने के लिए आ गए। ओह। क्योंकि उस टाइम पे क्या, तो पेट्रोल का कॉस्ट भी बढ़ रहा था, राइट। right। एंड सिंस कोविड का एक दौर आके चला गया था, तो उस टाइम पे बहुत सारे लोग वर अगेन बिकमिंग हेल्थ कॉन्शियस, एनवायरमेंटल कॉन्शियस एंड ऑल दोस थिंग्स। एंड उस टाइम पे वी पिवटेड इनटू साइकिल मार्केट आल्सो। सो ई साइकिल्स जो होते हैं, हमने वो भी बेची उस टाइम पे, एंड दैट बिकम अ मेजर चंक ऑफ आवर बिजनेस। वी सोल्ड अ लॉट ऑफ ई साइकिल्स। सो दैट इज हाउ वी, सो पीपल यूज्ड टू कम टू अस कि गाड़ी भी देखो, ई साइकिल भी देखो, तो उसमें से क्या मतलब कुछ भी खरीद के लेके जा सकते थे। और नवंबर में ऐसा हुआ कि दिवाली में हम लोग के पास स्टॉक 0 था। वी लिटरली हैड नो स्टॉक। सो दैट इज व्हाट गिव मी कॉन्फिडेंस कि अब ये धंधा चल सकता है। Right। So that is when we started with, that time we had 2 brands, Pure EV and Battery. Pure EV, unfortunately, we didn't continue because we had some trust issues with the company. Okay। And later on, we switched to Ampere, which is again a Greaves company. And that is how then from Ampere, we have continued Ampere till today. So COVID basically was your turning point, Turning and it point, turned yes. out to be in your favor. Yeah, but if I had not kept patience, if I had lost patience, it would have turned the other way around. Probably I would have not been on this podcast, and would have, every day I would have been 9 to traveling 5 to job. job. Yeah, probably. Yes. So the biggest takeaway is this: patience is the key in this. So you spoke about your journey and your early challenges. So now let's zoom out a little bit and talk about the EV industry itself. तो महाराष्ट्र में ये EV इंडस्ट्री, ये EV का कॉन्सेप्ट कहाँ स्टैंड करता है? See, EV now is becoming quite mainstream. अगर आप year on year और month on month growth देखते हो in terms of 4-wheeler and 2-wheeler both, तो we are doing quite good as a state. South particularly dominates this, but Maharashtra also not far behind. तो अगर आप देखते हो तो I think somewhere around जो EV का मार्केट शेयर है महाराष्ट्र में, somewhere around 4% के आसपास आ गया है out of the total 2-wheeler sales. अगर हम लोग बात करें तो, and it is projected to become almost 10% by next year. And you'll be shocked to know कि महाराष्ट्र में कोल्हापुर लीड करता है, जहाँ पे जो ईवी का पेंट्रेशन है सबसे ज्यादा है कंपेयर टू अदर मेट्रो सिटीज. Okay. So growth in EV is coming from unexpected corners in a lot of places, and I think the penetration will happen faster in tier 2 and tier 3 cities because वहाँ पे actually लोगों को पेट्रोल डीजल की कीमतें चुभती है. करेक्ट. एज इन फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई वहाँ पे, अगर कोई पुणे में बैठ के अगर पेंटिंग का काम करता है एग्जाम्पल, तो उसको महीने का अगर वो 30,000 रुपये कमाता है, तो वही अगर गांव में करता है तो उसको प्रॉब्लम 10-12 हज़ार मिलता है. 10-12 हज़ार का अगर वो 5,000 रुपये पेट्रोल में डाल देगा तो उसके पास कुछ बचेगा नहीं. राइट. सो द पेनिट्रेशन इन टियर 2 एंड टियर 3 इज गोइंग टू बी हायर बिकॉज उन लोग को एक्चुअली एनवायरमेंट वगैरह ठीक है, दैट इज सेकेंडरी. उनको हाँ मार्जिन नहीं, तो उनको ऐसा लगता है कि आई विल सेव मोर मनी इन माई डेली कम्यूट एटलीस्ट. जैसे फॉर एग्जाम्पल सिक्योरिटी गार्ड है, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल सातारा में कंडाला इंडस्ट्रियल एस्टेट का नाम का एक जगह है नॉट फार अवे फ्रॉम पुणे, पर वहाँ के सैलरी में सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी में और पुणे सिटी के अंदर के सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी में बहुत फर्क है. तो उसको ट्रैवल करने के लिए अगर पैसा कम लगता है तो ही इज ऑलवेज मोर हैप्पी बिकॉज वो गाँव में रहता है, यहाँ पे भाड़ा वगैरह कुछ देने का नहीं है, कम्यूट का भी पैसा कम हो गया, तो जो उसको एक्चुअल टेक होम बचता है आफ्टर डिडक्टिंग ऑल हिज एक्सपेंसेस वो कम रहता है. So Maharashtra mein EV is growing very fast. Yes, even in 4-wheelers also the adoption is growing very fast. Now compared to earlier when I started, अभी तो बहुत सारे options भी हैं. Okay, so EV industry में India किस stage पे है? Is it on the growth stage या consolidation stage? Good question.
I think we are somewhere in between consolidation and growth. Okay. Is there any space for any new manufacturer to come in? Probably yes, probably no. Depends on product क्या लेके आता है. और वी आर गोइंग टू एंटर नो हाइपर ग्रोथ फेज, जहाँ पे लोग उसको मास अडॉप्शन करके देखेंगे. और गवर्नमेंट के सब्सिडीज वगैरह है वो अभी धीरे धीरे इसमें ऑलमोस्ट अभी तो 5,000 का ही है सेंट्रल गवर्नमेंट का, पर बहुत सारी जगह पे वो खत्म भी हो जाएगा बिकॉज नाउ ईवीज विल बिकम मेन सेगमेंट, मास सेगमेंट. राइट, तो बेसिकली ईवी को एज अ फ्यूचर देखा जा रहा है, तो पेट्रोल और डीजल का मतलब कोई चांस नहीं रहेगा? नहीं, इट इज नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट. सो everywhere people are going to be both petrol and electric, but I feel electric adoption will increase faster. Yes. Given the technology superiority that has come in, and plus number of players that are trying different things to do in this. अभी इसमें एक छोटा एग्जांपल देता हूँ मैम कि इन स्कूटर nobody thought about having a touch screen. So EV में एथर सबसे बार पहले सोचा कि हम लोग टच स्क्रीन देंगे. और उसके बाद देन इट बिकेम मेन सेगमेंट. अभी आजकल हम लोग कलर स्क्रीन्स, एचडी स्क्रीन्स हम लोग पेट्रोल बाइक्स में भी देखने लगे हैं. So there is a lot of scope for innovation in EV compared to in petrol. So we'll continue to see a lot of vehicles that are coming up with a lot of other different features, including ADAS also in this segment. And plus, this is a very fast moving segment. तो उसमें इतना innovations हो रहा है globally भी और India में कि I think it is we'll enter a very hyper good segment now. Yeah, stage now. Okay. तो इसका डिमांड साइकिल कैसे वर्क करता है? Demand cycle as in what do you mean to say? मतलब demand is natural or is it subsidy driven? No, it was subsidy driven earlier, 2 years down the line. 2 years back, sorry, not down the line. 2 years back it was subsidy driven completely. Government was trying to push very hard with the subsidies. Right. अभी गवर्नमेंट का जो फोकस है वो शिफ्ट हो गया है टुवर्ड्स द पब्लिक ट्रांसपोर्ट. तो वहाँ पे सब्सिडीज वगैरह गवर्नमेंट बढ़ा रही है एंड ऑल दोस थिंग्स. तो यहाँ पे अभी नेचुरली वो ग्रो कर रहा है. तो इट इज नॉट एनी मोर कि अभी सिर्फ सब्सिडी का सहारा देके उसको गाड़ी को बेचने की जरूरत नहीं है. सेकंड थिंग क्या हो रहा है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज शून्य इनिशिएटिव सेट बाय नीति आयोग. तो जो भी डिलीवरीज हो रहे हैं जैसे अपने जोमेटो, स्विगी, इंस्टामार्ट, जेप्टो, बिग बास्केट, व्हाटएवर, तो गवर्नमेंट हैज गिवन देम टारगेट्स सिंस वी हैव साइंड पेरिस अकॉर्ड. और वो लोग को भी उनका फ्लीट जो है वो मोर देन 50% 80% ईवी करना है. ओके. सो एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल अगर उनको डिलीवरी कॉस्ट एक पेट्रोल बाइक पे 5 रुपीज किलोमीटर आता है इंक्लूडिंग द मैन पावर, तो ईवी में वो ऑलमोस्ट 2 से 2.5 रुपए आता है. तो वो डिलीवरी कंपनी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो शिफ्ट करे फ्रॉम पेट्रोल टू ईवी. और एनवायरनमेंट के लिए, भारत सरकार के लिए भी वो अच्छा है. तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर, चार्जिंग स्टेशंस, द रेंज एंजाइटी दैट वी टॉक अबाउट, इट्स रियल राइट? कि हमें ऐसी एंजाइटी होती है कि अगर बीच में गाड़ी का बैटरी खत्म हुआ तो? Okay, now that is a very frequent question that our customers ask. तो देखो, EV is not something कि आप बिना प्लान किए निकल सकते हो, ठीक है? तो अगर आप आज से 3-4 साल पहले की EVs देखो तो उसमें वो रेंज एस्टिमेशन या एक स्टेबल रेंज दिखाने वाली EVs बहुत कम हुआ करती थी. फॉर एग्जांपल उसमें क्या होता था कि अगर आप एक्सीलरेटर घुमा दो तो वो फट करके उसका जो डिस्प्ले था वो कम होता था और एक्सीलरेटर छोड़कर वापस बढ़ता था. अभी में टेक्नोलॉजी इतना डेवलप हुआ है, तो गवर्नमेंट ने नए नॉर्म्स भी लाए हैं, तो उसके वजह से अभी आपका रेंज एस्टिमेशन इज नियर टू परफेक्ट डिपेंडिंग अपॉन योर ड्राइविंग पैटर्न, व्हाट यू ड्राइव. ठीक है. सो रेंज एस्टिमेशन अगर आपका ठीक ठाक है, आपको पता गाड़ी में एकदम परफेक्ट है या ठीक ठाक है, तो आपको एग्जैक्टली पता है कि मुझे ऑफिस मेरा या मेरा मार्केट या मेरा रिलेटिव का घर व्हाटएवर जो है वो 20 किलोमीटर जाना है, 20 किलो जाना है. मेरी गाड़ी पे अभी रेंज जो 60 किलोमीटर दिखा रही है, वर्स्ट केस सिनेरियो मैंने रफ भी चलाया तो भी 40 किलोमीटर के बाद भी 10 किलोमीटर का प्लस माइनस करके मैं घर तक पहुंच सकता हूँ. अभी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? फॉर 2-wheelers it does not matter. Okay. For 4-wheelers it does. It does. And it is maturing rapidly. So I have a EV, Creta electric, or I've driven it to Mumbai, I've driven it to Nashik, I've driven to a lot of places, and the charging infrastructure over there is seamless. हाँ, थोड़ा घूमना पड़ता है कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ ऐसा, but that is again if you have a proper app you can go and reserve it, और आपको probably 30-40 minutes extra जाते हैं हर एक stop के पीछे. वेटिंग टाइम उसका ज्यादा है. तो फॉर एग्जांपल अगर आप मानो कोई गाड़ी लेते हो जिसका 300 किलोमीटर का रेंज हो, इफ यू आर नॉट ट्रैवलिंग अलोन, इफ यू आर ट्रैवलिंग विद द फैमिली नीड्स अ ब्रेक आफ्टर 300 किलोमीटर्स. गिवन द इंडियन रोड्स इट इज लाइक ऑलमोस्ट 4.5-5 hours जर्नी, राइट? इट इज नॉट पॉसिबल दैट हम लोग 5 घंटा एक साथ बैठ के निकाल दें. तो अगर आप रुकते हो तो आप कहीं ना कहीं वॉशरूम यूज करने के लिए, खाना खाने के लिए, कुछ ये करने के लिए, तो आप आधा घंटा जिसमें जाएगा ही, ईवी में 10 मिनट एक्स्ट्रा जाएगा और कुछ नहीं होगा. So I think that range anxiety and everything is coming down very fast because the vehicle's ability to display correct range is improving drastically every day.
सॉफ्टवेयर एड्स है, बैटरी पैक में जो एडवांसमेंट्स है उसकी वजह से है। टू व्हीलर में उसका जरूरत नहीं है ऑनेस्टली आई फील, क्योंकि टू व्हीलर्स में आप वैसे भी फास्ट चार्जिंग नहीं कर सकते या करना नहीं Okay. चाहिए आपको, क्योंकि उसमें एक्टिव कूलिंग का कोई ऑप्शन नहीं होता है। व्हाट आई मीन टू से बाय एक्टिव कूलिंग इज गाड़ी में कूलेंट होता है जो आपके बैटरी को ठंडा रखता है। ईवी में ऐसा, टू व्हीलर में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप वो बैटरी को ठंडा कर सकते हो। तो आप जितनी बार फास्ट चार्ज करोगे टू व्हीलर या फोर व्हीलर के बैटरीज, तो वो उतने फास्ट डिग्रेड भी होंगे। तो टू व्हीलर अगर आप यूज कर रहे हो, तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं उसको लेके बार बार क्रूजिंग करने निकल जाऊंगा, तो वो नहीं होगा। इट विल 100% रिप्लेस योर एक्टिवा एट होम, which is there for commuting from point A to point B. Will it replace a Royal Enfield Classic 350 or something like that? Absolutely not. Time will tell. Of course, developments are going on. But then for a daily commute, 100% EVs will replace your everyday petrol scooters or petrol bikes. तो ये जो टू व्हीलर्स में एक्टिव कूलिंग है, वो बेसिकली जो हम रील्स में देखते हैं कि यहाँ आग लग गई, वो ईवी में आग लग गई, तो वो प्रिवेंट करता है उसको। Correct. So there are two reasons why generally EVs में आग लगती है. हाँ, Anything that gives out energy, converts energy, petrol, diesel, CNG या lithium, those all are inflammable. ऐसा कोई भी नहीं बोल सकता है कि कि ये डीजल फ्लेमेबल नहीं है या पेट्रोल 100% गाड़ी सेफ है। हमने बहुत सारे एक्सीडेंट सीएनजी के देखे हैं, डीजल के देखे हैं। नवले ब्रिज के पास जो पुणे में अपने है, जहाँ जब एक्सीडेंट हुआ है, वो डीजल वाली गाड़ी ने आग पकड़ा ही पकड़ा है, राइट। सो ईवी का आग लगने का कारण दो होता है। एक तो उसका हीट जो उसका पर्टिकुलरली सहने का शक्ति होता है व्हीकल्स का, इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट काइंड ऑफ बैटरी पैक यू आर यूजिंग। वो और आपको हर एक का लिमिटेशन पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल से यू आर 50 years old और मैं आपको बोलूं चलो माउंट एवरेस्ट पे जाते हैं, आप जाओगे क्या? Probably not. If you are not every day into fitness and all those things. अभी भी नहीं जा पाऊंगी मैं तो। So you need to understand that what is the limitation of your vehicle. आपका बैटरी कितना टाइम तक आप चार्ज करना चाहिए, क्या करना चाहिए, बेसिक आपको सैनिटी यूज करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर पेट्रोल गाड़ी में अगर आपका कार्बोरेटर में कचरा जाता है, पानी जाता है, गाड़ी बंद होता ही है, राइट। तो ईवी में भी ऐसा है कि जैसे जब आप बाहर से गाड़ी लेके आते हो घर पे, तो इमीडिएटली उसको चार्जिंग पे मत लगाओ, लेट द व्हीकल कूल डाउन। और आप अगर आपने फुल चार्जिंग करने के लिए गाड़ी लगा दिया है, तो उसको निकालने के बाद भी उसको कूल डाउन होने दो। गाड़ी को बार बार चार्ज मत करो, आई मीन 0 to 20 तक लेके और फिर वापस उसको चार्ज करो। तो ये सब चीज़ों की वजह से आपका गाड़ी का जो लाइफ है, बैटरी का लाइफ है, वो बेटर रहेगा। प्लस इसमें जो अनटोल्ड इंसिडेंट्स भी नहीं होगा। सेकंड थिंग, इसमें अभी आग लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम क्यों हो रहे हैं कि गवर्नमेंट ने एक नया नॉर्म लाया, AIS 156 phase 2। उसमें क्या बोला है कि देयर शुड बी द बैटरी, the motor, the controller and the display of the vehicle should communicate with each other. So if there is any fault of any kind जो मोटर में है या बैटरी में है या आपके कंट्रोलर में है, तो वो यूजर को उसके डैशबोर्ड पे पहले पता चल जाता है। जैसे अगर टेम्परेचर बढ़ गया, वार्निंग टाइप आ जाता है। सेकंड थिंग उसमें क्या है कि वो सारी बैटरीज जो है उसका IP रेटिंग बढ़ा के अभी सबका 67 कर दिया है। तो जो वाटर इंग्रेस जो पहले होता था उसको जैसे भी आग लगती थी, तो शॉर्ट सर्किट होता था, तो वो भी कम हो गया है। सेकंड थिंग इज, अगर आपका बैटरी में NMC है, तो उसमें फेस चेंज मटेरियल होना जरूरी होता है। What is NMC? NMC is निकल मैग्नीज कोबाल्ट। देयर इज अ टाइप ऑफ बैटरी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बेसिकली केमिस्ट्रीज, एक लिथियम फेरोफॉस्फेट होती है और एक निकल मैग्नीज कोबाल्ट होती है। सो NMCs और कुछ तरह के LFP के सेल्स में आपके अंदर फेस चेंज मटेरियल होना जरूरी होता है। जो फेस चेंज होता है वो जब एम्बिएंट टेम्परेचर होता है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मल टेम्परेचर 30-40 डिग्रीज का, तो उस टाइम पे मटेरियल सॉलिड होता है। और जैसे ही बैटरी के अंदर का टेम्परेचर गर्म होने लगता है, तो वो मटेरियल धीरे लिक्विड बन जाता है। और अगर मानो उसके अंदर थर्मल रनअवे का कुछ भी इश्यू हो गया बैटरी के अंदर, तो वो उसको पिघल के वहीं पे उसको बंद कर देगा। तो आपका प्रॉब्लली बैटरी आपको वारंटी में तो आपको मैन्युफैक्चरर मिल भी जाएगा, पर आपके लाइफ को कुछ नहीं होगा। दैट्स व्हाई आपने अगर देखा होगा तो 2021-22 में बहुत सारे अपने फायर के केसेस देखे थे, पर हाल फिलहाल में इवन आफ्टर अडॉप्शन हैज इंक्रीज्ड, आपने बहुत कम फायर के केसेस देखे हैं। So I think it's the lack of knowledge that the people don't have. Yes. तो इसलिए they are holding back कि Yes. वो EV में नहीं इतना जा रहे। Correct. Okay, so now let's talk about e-throttle. So उसका ये कैसे वर्क करता है? So e-throttle, we always wanted to build as an ecosystem. So हम लोग ने we started with EV sales and service first. Then we got into component repairing also. जैसे हम लोग मोटर्स रिपेयर करते हैं हमारे इन हाउस में ही, जो भी हमारे ब्रांड्स के हैं व्हीकल्स है, we don't do anything else because हमको उसके ओरिजिनल सेंसर्स होते हैं या पार्ट्स मिल जाते हैं। And now we have recently started repairing lithium ion batteries also. Okay. So what we are doing over here is we are building a complete ecosystem जहाँ पे हम लोग सेल्स, सर्विस, स्पेयर्स एंड सेकेंड लाइफ भी दे सके। तो हम लोग ने e-throttle जो है, वी हैव अ शोरूम दैट सेल्स व्हीकल्स, वी हैव अ सर्विस सेंटर दैट सर्विसेज व्हीकल, नॉर्मल जो आपका सर्विस लगता है उसके अंदर वो। देन वी हैव अ स्पेसिफिक सेट ऑफ पीपल हु
deep dive into non after warranty repairs. हाँ. We try to resolve that also. And second thing is now we are moving towards recycling, giving second life also of the batteries of the vehicles. जैसे हम लोग second खरीद के भी उसको हम लोग refurbish करके भी हम लोग बेचते हैं उसको. तो आपका मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे होता है? Manufacturing we don't do manufacturing. We repair it, we refurbish it. हम लोग अगर कोई पार्ट खराब है हम लोग उसको रिफर्बिश करके हम लोग उसको रिपेयर करके दे देते हैं. बैटरीज का हमारा जो रिफर्बिशिंग का यूनिट है दैट इज इन थिरगांव, चिंचवड में. सो बेसिकली आप डीलरशिप नेटवर्किंग है वो ऑन ग्राउंड ही करते हैं? हाँ, डीलरशिप नेटवर्क है जहाँ पे हमारे पास हमारे सब डीलर्स भी है और हमारे खुद के भी 2 आउटलेट्स है. Okay. And we work with multiple brands also in different showrooms. That ensures that we are able to serve our customers and the dealers with a variety of products. Okay. That is what has helped us stay alive in this, इतना जो up and down industry में हो रहा है उसकी वजह से. Before we continue the podcast, quick message for everyone watching this. If you're someone who has a business idea in your mind but you don't know how to turn it into a real startup, this is for you. At LaunchX, we help founders to go from idea to execution, from validation, branding, tech, legal setup, all the way to funding. So if you're serious about building something real, apply now on our website. We are selecting limited ideas for our next cohort. Now, let's get back to the podcast. तो फिर आप एक आउटलेट से दूसरे आउटलेट तक ये आपने स्केल कैसे किया? आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी, स्केलिंग स्ट्रैटेजी? So whenever I started eThrottle, तो मुझे बहुत क्लियर था कि if I'm going to be trading firm, I don't want to be dependent on a single brand, because अगर वो ब्रांड में कुछ ऊपर नीचे होता है तो मेरा बिजनेस भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है. So from a very early time we had 2 different showrooms nearby, and then later on when opportunity presented we grew to other locations also. हम लोग जैसे फॉर एग्जाम्पल बारामती गए, हमने कोथरूड में भी ये किया था. एंड व्हेन द टाइम डिड नॉट वर्क आउट, जैसे हमको लगा कि अभी बिजनेस स्लो हो रहा है, सो वी अगेन फोल्डेड बैक टू शोरूम्स आल्सो. सो दैट हैज बीन अ स्ट्रेटजी wherein we expand when required. We also have the ability to contract when not required. Okay, so you're more inclined towards organic growth. Organic growth also, and that helps you build profitability also. I'm not, you can't say organic growth, but I'm more towards building a profitable business comparatively. Yes. ओके. तो फिर ईवी डीलरशिप बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन कैसे मैनेज होता है? अभी मैं एक सब नंबर बता दूंगा तो कस्टमर डिस्काउंट मांगेंगे, बट आई ट्राई टू चीट शीट. चीट शीट. सो बेसिकली यू हैव टू रिमेंबर, पेट्रोल में क्या होता है कि द मार्जिन्स आर ऑलवेज देयर इन व्हीकल सर्विसेज. ओके. क्योंकि व्हीकल सेल्स में मार्जिन नहीं है, क्योंकि आप अगर फॉर एग्जांपल नॉर्मली कोई भी पेट्रोल गाड़ी अगर आप सर्विस कराते हो तो उसमें आपको कम से कम 2000 का आजकल BS6 गाड़ी का बिल तो बनने लगा है. उसमें लेबर, ऑयल चेंज, एयर फिल्टर, ये वो, और सब में डीलर का प्रॉफिट इनबिल्ट होता है. और अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो जो सोच रहे हो कि मुझे करना है, तो वो करना ही पड़ता है प्रॉफिट बिल्ड, अगर तो आप स्केल नहीं कर पाओगे. ठीक है. तो ईवी में क्या होता है, ईवी इज अ बिट ट्रिकी बिजनेस बिकॉज सर्विस इज हार्डली एनीथिंग इज देयर. कस्टमर जनरली ईवी आपके पास तभी लेके आता है जब उसको प्रॉब्लम फेस होता है. उसके पहले वो आता नहीं है, उसको मैंडेटरी शेड्यूल से कुछ देना नहीं है, कुछ नहीं है. गाड़ी चल रहा है तब तक चल रहा है, ब्रेक केबल टूट गया, आएगा ब्रेक केबल चेंज करके निकल जाएगा. उसको लग रहा है कि मैं हैंडल जैम हो गया है तो हैंडल को रिपेयर करके निकल जाएगा. बिकॉज लाइक पेट्रोल में जैसे ऑयल चेंज होता है, ये सब उसमें नहीं होता है. पीरियोडिक मेंटेनेंस ऐसा स्पेसिफिकली करना चाहिए पर लोग करते नहीं है उसको. तो वी हैव टू हैव अ वेरी फेयर बैलेंस बिटवीन योर मार्जिन्स इन सेल्स एंड सर्विस बोथ. यू हैव टू ऑल्सो बिल्ड वैल्यू एडेड सर्विसेज ऑल्सो उसके अंदर. आपका जो बिजनेस है, अगर आप चाहते हो कि उसको स्टेबल रहे, तो कस्टमर को ईवी बिजनेस के अंदर कस्टमर शुड लुक एट यू एज अ सोल्यूशन प्रोवाइडर, नॉट एज अ सेलर. तो उसमें क्या होता है कि कस्टमर का रोज का रनिंग कितना है, उसका रोज का रोज का रनिंग, उसका रोज का रिक्वायरमेंट कितना है, उसका बजट कितना है, उसके हिसाब से उसको ईवी आपको बेचना जरूरी है. So how do you hold the relationship between your customers post sales? पोस्ट सेल्स में the relationship with the customer maintains a relationship with us because EVs को लेके सब लोग डरते हैं. तो उनको लगता है कि अगर मैं इनके साथ रिलेशन मेंटेन नहीं करूंगा तो हमारी EV को कौन रिपेयर करेगा. बट जोक्स अपार्ट, customers we do have a calling team that calls up customer for their service experience. We also have a team that calls them for servicing, for periodic checkups, and if there are any updates in the vehicles.
और सेकंड थिंग इज वी ऑल्सो, हम लोग वो जो गुड नाइट गुड मॉर्निंग वाले मैसेज तो नहीं भेजते, पर कुछ मेजर थैंक गॉड, दैट्स एक्चुअली वेरी इरिटेटिंग। तो अगर कुछ मेजर जैसे ऑफर आ रहे हैं, एक्सचेंज है, हाँ। या कुछ दिवाली गणपति वगैरह का, हम लोग 2-3 मैसेज उनको भेज देते हैं. सो दैट इज हाउ वी आर स्टे कनेक्टेड. यस, बाकी हम लोग वी डोंट गो ओवरबोर्ड टू बम्बार्ड देम विद मैसेजेस, नॉर वी गो वेरी बिलो कि हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे. तो अगर कोई फाउंडर ईवी इसमें स्टार्ट करना चाहे तो फिर आप वो क्या 3 चीज़ें उनके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है? अभी इसमें if you want to start, exactly what it depends on that. अगर कोई ईवी डीलरशिप स्टार्ट करना चाह रहा है तो उस पर्टिकुलर फाउंडर को देखना ज़रूरी है कि वो ईवी का कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, वो कितने साल से उसको बेच रहे हैं, और आप उसमें क्या वैलिडेशन कर सकते हो. और सेकंड थिंग, अगर कोई इसके अंदर सर्विस का सिर्फ सेटअप करना चाह रहा है तो सर्विस के लिए तो बहुत एम्पल अपॉर्चुनिटी है. इफ देयर इज अ सम ग्रेजुएट हु वांट्स टू, और यू नो एनीबॉडी हु हैज अ बेसिक ट्रेनिंग, अगर वो करना चाहता है तो उसमें ईवी के सर्विसिंग के लिए तो बहुत अपॉर्चुनिटीज है. ओला का फियास को सब जानते ही है, राइट. एंड प्लस टियर 2 सिटीज में कैसा है कि जैसे पेट्रोल के डीलरशिप पेनिट्रेट हुए हैं, वैसे ईवीज के अभी धीरे धीरे हो रहे हैं. तो टियर 2 टियर सिटीज में या पुणे से शहर में भी, फॉर एग्जाम्पल अगर नॉर्मल पेट्रोल डीलरशिप 10 है तो उसके अगेंस्ट ईवी का डीलरशिप एक ही होता है, तो कस्टमर को बहुत ट्रैवल भी करना पड़ता है. इफ यू आर एबल टू सिक्योर सम गुड टाई अप्स विद से सम ऑफ द मेजर मैन्युफैक्चरर्स, और आप उनको बोल दो कि मैं आपका सर्विसिंग यहाँ पे करूंगा, तो दैट इज ऑल्सो गुड अपॉर्चुनिटी फॉर एनीवन हु लुकिंग टू स्टार्ट फ्रॉम अ स्मॉलर स्केल. Okay. If you have good capital inflow, you want to start EV dealership, there are a lot of brands who are looking for dealers, and then you have to have a very long patience game. Because इसमें कैसा है कि जो ब्रांड्स नोन है वो ठीक है, पर अगर कोई नया ब्रांड आ रहा है जो टेक्नोलॉजिकली भी स्ट्रांग है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो असेंबली करके बेच रहा है, तो वो केस में यू नीड टू हैव पेशेंस दैट ये आपका जो डीलरशिप है दैट विल यील्ड रिजल्ट्स आफ्टर 6 months 8 months, नॉट इमीडिएटली. Okay. जैसे मैंने आज खोला, कल से मैंने 20 गाड़ी 30 गाड़ी बेचना चालू कर दूंगा, ऐसा नहीं होगा. So you cannot even expect immediate results. That is true in any business, Nandara. Any business that you do, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने कल किराना की भी दुकान खोल दी तो परसों से आपका 50 किलो माल एक झटके में दाना शुरू नहीं होगा. Everything takes time, right? Everything you take time to learn, you take time to grow, you take time to earn money also. So that is a problem everybody has, you know, कि मुझे सबको यही फटाफटी कमाना होता है. overnight growth नहीं होता है. Everything is compounding. एनी ऑफ द एस इन्वेस्टर्स अगर आप कोई देखते भी हो जो शेयर मार्केट में भी है, तो दोज आर आल्सो बीन कंपाउंडिंग, राइट. तो कोई भी ऐसा मैंने आज रात को खरीदा कल सुबह में करोड़पति बन के, ऐसा नहीं होता है. इट इज नॉट पॉसिबल. स्लो एंड स्टडी से ज्यादा अच्छा है कि यू कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन, यू अंडरस्टैंड वेयर द मार्केट पेसेस एंड यू अंडरस्टैंड व्हाट योर पेस इज. अदरवाइज इफ यू जो मराठी में हम लोग बोलते हैं ना सूजन है, मतलब वो हो जाएगा तो आपको बिजनेस लॉन्ग टर्म टिक नहीं पाएगा, आप यू विल एंड अप बर्निंग अ लॉट ऑफ मनी. ओके, तो फिर behind every business growth there is a founder's mindset, right? So how do you look at it? See, a lot of people that I've met who have come from say Kushi Jobs का मतलब ये होता है कि वो अगर किसी IT कंपनी से आ रहे हैं या किसी बड़े मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से करके आ रहे हैं, तो वो लोग को सब ऐसा लगता है कि ये काम बहुत छोटा है, ये काम बहुत छोटा है. तो इनिशियली जैसे I also came from a very good IT company, I was earning pretty well, but when the time came, मैंने गाड़ी के टायर भी खोले, मैंने ब्रेक भी टाइट करके दिया है, मैंने खुद के शोरूम में झाड़ू भी मारा है. सो यू नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ माइंडसेट, जिसको मैं बोलता हूँ कि कॉकरोच मेंटालिटी. यू नीड टू सर्वाइव इन एनी काइंड ऑफ एनवायरनमेंट दैट यू आर इन. ओके, सो फॉर दैट व्हाट एवर रिक्वायर्ड इज रिक्वायर्ड. अगर आपका टेबल ऐसा है और आप फॉर एग्जाम्पल आप मुझे मिलने आ रहे हो और मेरा टेबल मेसी है, गंदा है, और आपका जो ऑफिस बॉय है नहीं है, अगर वो ऐसे गंदा ही रहेगा तो आपका इंप्रेशन खराब होगा उसके सामने. वो नहीं बोला कि ऑफिस बॉय हमें भी करना ही चाहिए. सो इनिशियली क्या था, हमारे शोरूम में कांच नहीं था क्योंकि मैं इतना कंजूस किस्म का आदमी हूँ. इनिशियल स्टेजेस पे होना पड़ता है लेकिन, राइट. तो वो हवा चलती थी तो सारा कचरा हमारे शोरूम में उड़ के आता था. तो मैंने और मेरे पास मेरा एम्प्लॉय था एक नंदू, नाउ ही इज इन सम वेरी गुड डीलरशिप, अच्छा मैनेजर के पोजीशन पे. तो हम लोग दोनों अल्टरनेट झाड़ू मारते थे ताकि शोरूम क्लीन रहे और गाड़ी क्लीन रहे. अच्छा, मतलब आज तू करेगा कल मैं करूंगा? नहीं, हम लोग तो हर 2 घंटे में झाड़ू मारते थे क्योंकि इतना धूल उड़ता था. यू इमेजिन कि मतलब हम लोग का मेन रोड पे शोरूम है और वहाँ पे, और सिंस मारून जी इज अ ग्राम पंचायत, वहाँ पे जितना क्लीननेस और रास्ता जैसा आप देखते हो पीसीएमसी में या पुणे महानगर पालिका में, तो वैसा रास्ता वहाँ पे नहीं है.
तो वहाँ पे लोग प्लास्टिक कभी भी डाल रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, कहीं से कुछ भी उड़ के आ रहा है, और प्लस आजू बाजू उस टाइम पे बहुत सारे खेत भी हुआ करते थे, हाँ। तो देयर वाज लॉट ऑफ डस्ट कमिंग इन, लॉट ऑफ प्लास्टिक कमिंग इन, यू नो। तो मतलब वो शोरूम क्लीन रखने का वो मेरा एक अर्ज था, बिकॉज वट एवर कस्टमर कम्स ही विल जज यू विद दैट। Right. अगर मेरे शोरूम में अगर प्लास्टिक और धूल बिखरा हुआ दिखता है, हाँ। तो उसको लगेगा अरे ये तो कचरा ही बेच रहा है। करेक्ट करेक्ट। So what I mean to say is the mindset should be you are probably a gatekeeper, and जो बोलते हैं कि master of all trades, jack of all trades, master of none. तो you should always know everything, और काम करने के टाइम पे आपको करना भी पड़ सकता है। करेक्ट करेक्ट। तो that mindset is very much required. So first is you should know everything, you should be ready to do anything and everything. Second thing is you should have patience. And third is you should have a cockroach mindset. कॉकरोच माइंडसेट, यस, टू सर्वाइव। अपने भारत में क्या है कि लोग फेलियर को बहुत एक बड़ा स्टिग्मा समझते हैं, हाँ। पर कोई उसको लर्निंग कर्व नहीं समझता। हम्म। यू नो, अगर फॉर एग्जांपल कोई बिजनेसमैन फेल हो गया तो पीपल स्टार्ट लुकिंग, अरे फेल हो गया, उसको बोला था मत कर, यू नो, दैट काइंड ऑफ। तो वो लोग उसको भी डरते हैं। कोई डरने की बात नहीं है। There is nothing wrong in that failing. Everybody fails. There have been examples of Ratan Tata also failing. There have been examples of Birlas also failing. There have been examples of Steve Jobs also failing. He was fired from his own company, right? So there is nothing wrong in failures, is what I feel. So never be afraid of failures. Yes, failure can be dangerous when you don't tend to learn from your lessons. It is it is a mindset. So sometimes क्या होता है कि you are too ignorant, but failures do teach. Once you Yes. fall down, it teaches you. डाउनफॉल बहुत कुछ सिखा जाता है। अग्रीड। Correct. तो अभी हमें इस इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी है, तो अभी हम एग्जीक्यूशन वाले पार्ट पे आते हैं, बिकॉज आइडियाज आना इज वेरी कॉमन, बट एग्जीक्यूशन इज समथिंग विच इज़ वेरी रेयर। वो जल्दी हो नहीं पाता है। तो मेरा एक दोस्त है, उसको ईवी में स्टार्ट करना है, बट ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स उसके पास R&D में डालने के लिए इतने पैसे नहीं है वगैरह वगैरह। तो वो क्या करना चाहता है कि वो पार्ट्स जो है चाइना से लेकर आके यहाँ पे असेंबल करके बेचना चाहता है। सो ही इज़ कन्फ्यूज वेदर ही शुड डू इट दी ओला वे, मतलब अपने ही शोरूम्स डाले, या फिर ट्रेडिशनल वे दैट ही डज इट ऑल बाय हिमसेल्फ। ओके, सो एक तो आई वांट टू मेक वन थिंग वेरी क्लियर कि जो इंपोर्ट करके जो माल अगर वो बेचना चाह रहा है भारत में, तो उसको कुछ एक अलग माल, अलग टाइप का व्हीकल जो एक डिफरेंशिएट करे, वैसा ही मटेरियल उसको लाना जरूरी है। अदरवाइज वो प्राइस के चक्कर में फंसा रहेगा। मतलब अगर वो मानो सब अगर लाइन से सब सेब बेचने वाले बैठे हैं, तो सबसे सस्ता सेब देगा, लोग उसके पास ही जाएंगे। यूएसपी उसको एक अलग से क्रिएट करना जरूरी है। तो वो एक सेकंड थिंग है। और अगर इफ यू सेइंग ही डज नॉट हैव मनी, तो खुद का शोरूम एस्टैब्लिश करने में तो उसको काफी पैसा उसमें जाएगा। सेकंड थिंग क्या है कि उसकी भी एक बैंडविड्थ होगी। तो वो फॉर एग्जांपल आर्ग्यूमेंट से वो बैठा है समझो पुणे में, तो पुणे में ही उसको कम से कम 3 से 4 शोरूम अगर सेटअप करने हैं, तो उसका रेंटल, उसमें लगने वाले स्टॉक, उसका जो मैन पावर, सारा कॉस्ट उसको बेयर करना पड़ेगा। तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल दैट यू गो विथ अ डीलर। उससे 2 फायदे होते हैं कि एक तो आपका कैपिटल रोटेशन जल्दी होता है। डीलर बल्क में आपसे गाड़ी खरीदता है, 10 गाड़ी 20 गाड़ी, तो आपके पास अगर मानो 200 गाड़ी पड़ी होगी, तो ऐसा अगर आपने 10 डीलर पकड़ लिए जो 20 गाड़ी खरीदना चाहता है, तो आपका स्टॉक रोटेट हो गया। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कंट्रोल ओवर द शोरूम। तो शोरूम बिजनेस में क्या होता है कि इंडिविजुअल कंट्रोल बहुत जरूरी होता है। जो ओनर होता है उनका कंट्रोल होता है। हर एक ज्योग्राफी में, हर एक स्टेट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा अलग पैटर्न होता है मार्केटिंग का, हर एक पैटर्न होता है ये करने का। सो लोकली वो स्ट्रैटेजी ट्वीक करना वो डीलर को ज़्यादा बेटर पता है, क्योंकि वो वहाँ पे बैठा हुआ है। एंड थर्ड थिंग इज इम्पोर्टेंट पार्ट इज सर्विस। भारत में क्या है, लोगों को उस पर DIY करने की इच्छा नहीं है, ना करते भी नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ब्रेक भी टाइट कराना है, तो हमारे शोरूम पे लोग आ जाते हैं कि भाई इसका ब्रेक टाइट करा के दे दो। तो अगर आपके पास, अगर आप सर्विस नेटवर्क को सेटअप और उसको सस्टेन नहीं कर पाए, तो आपका जो बिजनेस है वो टेक ऑफ होने के पहले ही उसको बहुत सारे सेटबैक्स बैठेंगे। सिर्फ ओला के केस में हुआ था। सो ओला ने अगर फॉर एग्जांपल डीलरशिप्स दिए होते, तो उनका जो ग्रोथ होता वो प्रोबेबली इतना फास्ट नहीं होता, पर वो स्टेबल ग्रोथ होता। लोग इतने नाराज नहीं होते। अगर क्या आपको लगता है कि बाकी गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसा नहीं है। चेतक के शोरूम में भी अभी फिलहाल बहुत सारी गाड़ियाँ वापस आ रही है, हमारे शोरूम में भी गाड़ी आती है जाती है, पर वो हम लोग मैनेज कर पाते क्योंकि हमारा पूरा मैन पावर जो है सिर्फ वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लगा है। कंपनी होती है वो सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने लगी है, प्रोडक्ट को कैसे बेहतर बनाए। कंपनी के पास ड्यूअल प्रॉब्लम्स नहीं है कि गाड़ी भी बेचो, सर्विस भी करो, माल भी बनाओ।
तो आपको क्या लगता है उसको फिर डीलरशिप में ही जाना चाहिए? दैट इज अ बेटर वे टू डू, रोटेशन भी हाँ। बना रहेगा एंड देन अगर वो कैपिटल इकट्ठा करेगा बाद में तो प्रोबेबली वो सस्टेन भी कर पाएगा विदाउट एन इन्वेस्टमेंट फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो आप बेसिकली मल्टीपल बिजनेसेस अभी फ़िलहाल हैंडल कर रहे हैं, तो फिर आपका डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क क्या है? ओके, सो मैं बेसिकली डिवाइड करता हूँ वर्क डिसीजंस को इन 3 phases. Okay. One is to fight today and to live and die for today, something for next 8 days and something for a very long term. ओके। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टीयर अ शिप। अगर आपका एक डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको अगर आप उसको राइट कोर्स पे नहीं डालोगे तो वो डिफिकल्ट होता है। तो शॉर्ट टर्म जो हमारे डिसीजंस होते हैं दैट हैव टू बी वेरी क्विक, अदरवाइज अगर वो स्पीड नहीं आएगा तो वो आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं देगा। क्या इसमें नुकसान होता है? नुकसान भी होता है, फायदा भी होता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन एंड हाउ वेल यू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, व्हाट डिसीजन यू टेक। जो शॉर्ट टर्म डिसीजंस होते हैं दैट इज देयर फॉर अ मंथ और 2 months, तो उसमें प्रोजेक्शंस लेके चलते हैं, हिस्टोरिक डेटा लेके चलते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे अभी पाड़वा आ रहा है तो पाड़वा के लिए मुझे अगर स्टॉक करना है तो मेरा वो लॉन्ग टर्म डिसीजन है, क्योंकि आज से वो पाड़वा और अभी एक 20 days पे है। तो मेरे पास एक हिस्टोरिक डेटा होता है कि हमारे पास कौन से कलर ज़्यादा बिकते हैं, कौन से मॉडल ज़्यादा बिकते हैं, उसके बेस पे हम लोग उसका डिसीजन लेते हैं। एंड जो लॉन्ग टर्म डिसीजन होते हैं कि जैसे कि मेरा शोरूम कहाँ होना चाहिए, मेरा सर्विस स्टेशन कहाँ पे होना चाहिए, मेरे पास मैन पावर कितना होना चाहिए, मुझे अगर नेक्स्ट ईयर मुझे इतना ग्रो करना है तो मुझे उसके अकॉर्डिंगली स्पेस की क्या रिक्वायरमेंट है, कैपिटल की क्या रिक्वायरमेंट है और मैन पावर की क्या रिक्वायरमेंट है, उसको आपको लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे करके बिल्ड करना होगा। तो ऐसा नहीं है कि यू ऑफ कोर्स यू विल गेट पीपल हु विल कम एंड गो आल्सो, राइट? सो बट यू हैव टू एंश्योर दैट देयर आर पीपल हु वर्क विथ यू एज अ ब्रदर्स और यू नो एज आपको कंधा से कंधा मिला के चलने चाहिए, तभी जाके आपका एक कंपनी सक्सेसफुल कंपनी बनता है। So you need to so that is how we divide the decisions. That is how I divide my decisions generally in 3 parts. Okay. तो फिर आप रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं, स्पेशली गिवन दैट दिस इंडस्ट्री इज इवॉल्विंग सो रैपिडली? बेसिकली व्हाट स्ट्रेटजीज डू यू यूज टू मिटिगेट द रिस्क? This is a very MBA question. But कमिंग फ्रॉम एन MBA बैकग्राउंड मैंडेटरी है। see, so as I told you, the focus is always to build an ecosystem around the business. So for example, we started as an EV dealer. Now we went one step ahead and started doing component repair also. Then we went one step ahead and started doing battery repairs also. So what that has helped us is to project ourselves as solution providers and ensure that if the vehicle sales are down, service से margin आएगा, और अगर service down है तो sales से margin आएगा। तो रिस्क मिटिगेशन अगर मैं एक वन लाइन में समझाऊं तो उसको डाइवर्सिफाई करना अपने अलाइड बिजनेस में ही, मतलब जो आपका एक सेंटर बिजनेस है उसके आसपास ही, दैट इज द बेस्ट वे टू डू इट। ओके, सो दैट यू बिल्ड अ लेयर ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग। ओके, सो आर यू प्लानिंग टू एक्सपांड योर बिजनेस इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर? Any entrepreneur who doesn't want to do is a dumb fellow. Everybody wants to expand the business because that is what drives you every day. बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप भी बोरिंग हो जाता है एक टाइम के बाद, क्योंकि रोज उठ के तुमको वही काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि तुम रोज के कुछ अलग वॉर वाले डिसीजन ले रहे हो, ऐसा नहीं होता है। सो या आई डू वांट टू एक्सपैंड, ऑफ कोर्स दैट इज द होल आइडिया ऑफ गिविंग द बिजनेस। या तो ये ईवी बिजनेस में सरवाइव करने के लिए लाइक व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कैपिटल या माइंडसेट, और डज इट गो हैंड इन हैंड? See, if I give you unlimited capital tomorrow, and if you don't have that mindset to where to put the money exactly, and if everything is served to you on a golden platter, you'll end up burning money. But if you have a good opportunity and you don't have enough capital, you still won't be able to grow. So it has to go in hand in hand. तो मतलब ना ज़्यादा ना कम, जितना ज़रूरी है उतना ही। तो बहुत सारे लोग क्या होता है, ओवर ट्रेडिंग में फंस जाता है। तो मानो अभी आपको पता होना चाहिए कि आप हिस्टोरिकली आप महीने की कितनी गाड़ी बेच रहे हो। जनरली आपको 20 दिन के आसपास का स्टॉक मेंटेन करना चाहिए ईवी व्हीकल्स के अंदर, 20 से 30 दिन का। अगर आप 60 डेज का स्टॉक मेंटेन करने जाओगे या उससे कम भी मेंटेन करोगे तो वो आप कस्टमर्स को कलर नहीं दिखा पाओगे, आप उसको वेरिएशन दिखा पाओगे और आप रोटेशन नहीं दे पाओगे। सो इफ वी टॉक अबाउट फाइनेंसेस, हाउ डू यू अलोकेट द फंड्स? क्या परसेंट में आप बाइफिकेशन कैसे करते हो? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि मेरा रोज का महीने का प्रॉफिट कितना है। क्योंकि सिंस आप ट्रेडिंग में हो, ट्रेडिंग में आपका रोटेशन फास्टर होता है। सो द जेस्टेशन पीरियड जो होता है वो ट्रेडिंग में कम होता है, मैन्युफैक्चरिंग में लॉन्गर होता है। तो ट्रेडिंग में अगर आपको आपके रोज के खर्चे पता नहीं है
और आपका रोज का प्रॉफिट पता नहीं है, रोज का यानी मंथ टू मंथ अगर आप बैठ के निकाल नहीं रहे हो, तो दैट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, क्योंकि उसमें अप एंड डाउन्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बारिश के टाइम पे सेल्स काफी डाउन होता है, और दिवाली, दसरा, गणपति, फिर आपका पाड़वा, वो सब टाइम पे सेल्स काफी हाई पीक पे होता है। तो आपको एक ओवरऑल आइडिया रहना चाहिए कि आपका प्रॉफिट कितना है और आपको आपके खर्चे कितने हैं। आइडियली प्रॉफिट विल बी हायर, खर्चा विल बी लोअर, तो ही मतलब आपका बिजनेस चलेगा। ठीक है, दैट इज नंबर वन। सेकेंड थिंग इज एनीबडी हु इज सेलिंग टुडे, maybe you're a manufacturing company or you're a services company or you're a educational institute or you're a dealer, you need to have sustained marketing. मतलब आपने आज कर लिया कल नहीं करोगे ऐसा नहीं चलेगा, बिकॉज एवरी डे यू हैव टू हैमर पीपल। वो मार्केटिंग भी जो है वो आप कौन सी सिटी में बैठे हो और वहां पे आपका किस टाइप का पब्लिक है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। यू कैन नॉट हैव द सेम स्ट्रेटजी व्हाट इज हैपनिंग इन से फॉर एग्जांपल पुणे, दैट इवन कैन बी अप्लाइड टू मुंबई, because the market is different, people are different. That not same thing is not happening in Nagpur also. It is totally different. So first of all is आपको फंड्स का अगर मैं बात करूँ तो ऑफ कोर्स यू हैव टू ईयरमार्क आपके लिए कुछ फंड्स है जो आपके बेसिक स्टॉक कीपिंग के लिए लगेंगे। फिर आपके पास होना चाहिए कम से कम 6 महीने का रनवे ऑफ खर्चा आपका जो भी है। मानो आपने एक भी रुपया प्रॉफिट नहीं कमाया तो आपका बिजनेस जो है वो कम से कम 6 महीने तक खुद को सस्टेन करना चाहिए, इतना प्रॉफिट आपके पास होना चाहिए, या आपके खर्चे उतने कम होने चाहिए। और थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज आपका जो रेंटल होता है उसके लिए आपको एक थ्रेशोल्ड डिसाइड करना चाहिए कि मैं इसके ऊपर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो ही सबसे ज्यादा सबको मारता है शोरूम बिजनेस का अगर मैं बात करूँ तो। एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज सस्टेन मार्केटिंग एफर्ट। उसमें आपको प्रोबेबली यू शुड पुट अ गुड अमाउंट ऑफ मनी इन देयर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट परफॉर्मेंस मार्केटिंग, बट उसको हमारे टेक्निकल टर्म्स मतलब हमारे टर्म्स में उसको ATL BTL एक्टिविटी बोलते हैं, जो बाहर लोग टेंट भी लगाते हैं, करेक्ट। तो वो करना भी जरूरी होता है, और ये सबका मिक्सचर लाके आपको एक 8% का प्रॉफिटेबिलिटी मिनिमम मेंटेन करना जरूरी होता है आपके बिजनेस में, सो दैट यू कैन फंड योर नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ। So in marketing, which strategy are you focusing on? Pull strategy or push strategy? Again an MBA term, but मैंने MBA पढ़ा नहीं है तो मुझे वो पुश पुल इतना समझ में नहीं आता है। तो बट what I'll tell you is, as I told you, we take a solution provider approach. So we are heavily invested in creating content. तो दैट इज वाई वो हमारा खुद का मतलब चैनल है जो हम लोग eTorotal इंडिया से भी चलाते हैं, एंड देन आई रन माय ओन चैनल आल्सो इन वेयर वी डू पॉडकास्ट एंड वी स्पीक अबाउट बिजनेस एंड ऑल दोस थिंग्स आल्सो। सो वी आर हेवीली इन्वेस्टेड इनटू क्रिएटिंग सोशल मीडिया कंटेंट इज बिकॉज पुणे, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर से शहर में लोग रास्ते पे रुकते नहीं है अगर आपका कुछ चल रहा है तो। ठीक है, अगर कोई फ्री में कुछ बांट रहा है तो ही लोग रुकते हैं, तो लोग निकल जाता है। ठीक है, और होर्डिंग्स वगैरह बहुत कॉस्टली होती है, तो ATL makes no sense here. ATL makes sense, but at a very limited places. Wherein, for example, if you are doing it in some companies, if you are doing it in some housing societies, wherein you are able to target those customers. Okay. ठीक है, तो उसमें आपको इसलिए इसमें यहाँ पे आपको कंटेंट बनाना कंटिन्यूसली जरूरी है। Right. The social media presence should be strong. We should be strong, yes. Irrespective of what the manufacturer or the company does, आपको as a dealer एक सोशल मीडिया प्रेजेंस बनाना जरूरी होता है, क्योंकि हमने देखा हुआ है कि इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे बहुत सारे बिजनेसेस बने हैं और टूटे भी हैं। करेक्ट, राइट। सो देयर आर लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स हु वेंट ऑन बिकमिंग बिजनेसमैन लेटर ऑन ICB। तो आपका ऐसा कोई फेलियर है जो आपको बहुत फेलियर या सेटबैक जो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना गया हो? So talking about your earlier business which failed, so what was it about? So उस टाइम पे क्या था कि मैंने वो TVF का वो एक सीरीज देखा था जहाँ पे वो एक फेमस डायलॉग था, तो बियर है, तो उसमें मैं बह गया था। मैं भी बियर बन के, so I started my B2B e-com website. Okay. So उसमें the problem was first of all was कि I was getting the website developed from someone else, so who was supposed to be our partner, and then I was looking at the business side. And he was not in Pune, so he was sitting somewhere else. तो उसमें काफ़ी टाइम चला गया to get that developed and online. तब तक हमने बहुत सारा रिसर्च भी किया था, उसका टाइम बहुत सारा निकल गया, तो मेरा इंटरेस्ट भी कम होने लगा। प्लस मेरे पास जो सेविंग्स थे वो बहुत ज़्यादा मैं बर्न आउट कर गया था। सो दैट क्रिएट्स एन अनड्यू प्रेशर ऑन यू। तो फिर मुझे समझ गया था कि अगर आप डॉक्टर नहीं हो तो हॉस्पिटल डालने का नहीं। करेक्ट। तो दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग दैट आई हैड। Second thing is
you cannot burn through capital for a very long sustained amount of time. हाँ. अगर आपका कैपिटल लिमिटेशंस है तो यू शुड स्टार्ट समथिंग जो आपके कैपिटल को लिमिट करके आप चलाओ उसको. वो फेलियर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया. तो आई मीन ऑफ कोर्स बहुत लोग बोले अरे क्या काय को किया, इतना मस्त जॉब था. थैंकफुली मेरे कंपनी ने मुझे वापस ले लिया एंड आई वाज एबल टू अगेन कंटिन्यू. बट दैट फेलियर taught me a lot. उसमें ये समझ में आया कि बहुत सारे आईटी के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए जो मैंने ना भूतन भविष्य कभी मुझे पता भी नहीं होता है. जैसे कि जेसन क्या होता है, CSS क्या होता है, फ्रंट एंड लैंग्वेज क्या होती है, बैक एंड लैंग्वेज क्या होती है, उसमें वो डेटाबेस DB मैनेजमेंट कैसे होता है, SQL क्वेरीज कैसे भेजने हैं, सब सीख गया था मैं. बैठे बैठे क्या करना कुछ था नहीं. आई वाज नॉट मैरिड आल्सो दैट टाइम बाय गॉड्स ग्रेस. तो मैं 24/7 ऑफिस में पड़ा रहता था. हैप्पीली अनमैरिड. अभी कुछ बोलूंगा तो कॉन्ट्रीसी होगा और घर पे खाना नहीं मिलेगा. वाइफ देख रही होगी. Probably. I hope she sees this. नहीं ऐसा नहीं था, but that was a time when you know Flipkart had just Snapdeal, all those people were raising huge amount of capital. और वो you know वो उसमें मैं बह कहता कि probably मैं भी capital को third party capital को मैं chase करूंगा और I'll be able to get a lot of money and then I'll also become billionaire. Also become a billionaire, you know. So जो मैं भी पेशेंस की बात कर रहा हूँ ये इसी से आई है कि इट इज नॉट कि तुम मार्केट में जाओगे और तुमको 4 लोग बोल देंगे हाँ ले चेक ले मजे कर जिंदगी के. ऐसा नहीं होगा. तो इट इज यू हैव टू हैव अ डिफरेंशिएशन. यू नीड टू बी वेरी पेशेंट ऑन व्हाट यू आर बिल्डिंग. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम इफ यू आर नॉट फ्रॉम एन एलीट स्कूल. जैसे फॉर एग्जांपल जितने हम लोग फाउंडर्स के साथ बात करते हैं दे आर फ्रॉम एलीट स्कूल सो दे हैव अ लॉट ऑफ कनेक्शंस. बट पीपल लाइक यू एंड मी you don't have a lot of connection in that circles. That is why your platform plays a very major important role for people who are coming from tier 2 kind of colleges or who are from different cities जो उसको platform नहीं मिलता है. So I think LaunchX will play a very important part in that. Okay, तो आपका eThrottle को लेके long term vision क्या है? We'll continue to do sell vehicles of course and we will continue to build ecosystem around it. Today as I told you we are in components, we are into battery. We constantly look for new avenues और हम लोग उसको उसके ऊपर और लेयर्स बिल्ड करते जाएंगे उसके अंदर जहाँ से हम लोग कस्टमर्स को एक प्रॉपर सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकें इंस्टेड ऑफ जस्ट सेलिंग रिपेयरिंग. So will you be more focused towards being a dealership or an ecosystem brand? See, my focus from day one was to build an ecosystem. Okay. To sustain that ecosystem, I need to sell vehicles. Right. And then at one point of time, all this ecosystem will become independent. So then we'll go and explore more and more brands, more and more geographies. Because we did that, we sold good vehicles in geographies, then we saw the business went down, then we folded back also. Okay. So again, I mean, there's no harm in folding back. और हम लोग अगर वापस opportunity दिखता है तो हम लोग वापस next geography में भी जाएंगे. ओके सो अभी बहुत हो गई गपशप. अभी थोड़ा फन करते हैं. एक रैपिड फायर राउंड लेते हैं. डांस करे तो नहीं लगाओगे? नहीं नो नथिंग सॉर्ट ऑफ दैट. बस आपको स्पॉन्टेनियसली आंसर करना है, नो थिंकिंग. ओके. योर स्पॉन्टेनिटी विल बी एट टेस्ट टुडे. ठीक है. ओके सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज EV 2-wheeler या EV 4-wheeler किसमें सबसे ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी है? दोनों में अपॉर्चुनिटी है. आगे जाके ब्रांड्स जो है वो अलग अलग अपने इंडिपेंडेंट EV शोरूम्स भी खोलेंगे तो दोनों में अपॉर्चुनिटी है. ओके. और 3-wheelers में? 3-wheelers में भी अपॉर्चुनिटी है ही ऑफ कोर्स. दैट इज अ सेपरेट सेगमेंट दैट इज बीइंग गेटिंग बिल्ट for commercial applications. Yes. And the government's next focus is on 3-wheelers and 4-wheelers, bus, trucks, all those things. Okay. Yes. Okay. So the second question is subsidy या innovation? Innovation of course. Subsidy से ज़्यादा दूर नहीं जा सकता मार्केट. Okay. So offline dealership या D2C model? D2C मॉडल भारत में अभी के लिए वर्क करना डिफिकल्ट है. So I think offline dealerships will be there. Okay, interesting. So do you believe in scaling fast या build slow? Profitability. None of the above. Okay. तो यहाँ पे हमारा रैपिड फायर एंड होता है. बट बिफोर एंडिंग वन लास्ट क्वेश्चन. अगर कोई यंग फाउंडर आपको देख रहा है और वो जो EV या क्लीन एनर्जी स्पेस में एंटर करना चाहता है तो आप उसको क्या एडवाइस देना चाहोगे? सो एडवाइस तो जैसे मैंने पॉडकास्ट में थोड़े जगह पे कुछ बताया भी था. फर्स्ट ऑफ ऑल इज अंडरस्टैंड मार्केट. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेकंड थिंग इज अपना किस्सा देखो, उसके हिसाब से ही चीज़ें करो. एक्सटर्नल फंडिंग आएगा, ये सब होगा, दैट विल कम व्हेन टाइम कम्स. बट अभी के लिए तो अपने पास जितना है उसके हिसाब से बिजनेस प्लान करो. थर्ड थिंग इज
learn to say no to opportunities. That is very important. Not everything is an opportunity. Some things are trap also. Right. So a lot of good businesses are built on no's also. सिर्फ yes पे business build नहीं होता है. तो उसको थोड़ा time देना सीखो. And third and most important virtue that any entrepreneur should have is patience. Yeah, patience is the key. Yes. तो क्षणों जो बोलते हैं कि धीरे धीरे वो build होगा. हाँ. और फिर एक बार आपका टाइम आएगा जहाँ पे आप रॉकेट से उड़ जाओगे तो उस टाइम पे आपका बेस पक्का होगा. Correct. Right? So it is very important that you have a very strong base and then you climb the ladder. Growth without profitability does not make sense in long term. Short term it will give you a thrill. Long term में कुछ नहीं होगा उससे. So basically to summarize, जितना चद्दर है उतना ही पैर फैलाओ. नहीं ऐसा नहीं है. Okay, to put it different, when you're starting नया, आप जब नया स्टार्ट कर रहे हो तो आप वो उस टाइम पे कैलकुलेशंस करो. बाद में एंटरप्रेन्योरशिप लोग करते इसलिए क्योंकि चद्दर के माप किसी को करना ही नहीं है. बट देन इट शुड बी कैलकुलेटेड कि मुझे ये मूव के बाद मुझे इतना जाना है. और कॉकरोच मेंटालिटी अपने दिमाग में जिंदा रहना जरूरी है. कि मुझे सर्वाइव करना है. सर्वाइव के लिए मुझे क्या करना है तो कुछ भी करना है. आई एम नॉट सेइंग डू समथिंग बैड, बट देन इफ आई वांट टू कट डाउन ऑन कॉस्ट आई विल डू इट. अगर मुझे खुद से कुछ 2 काम एक्स्ट्रा करने हैं तो मैं कर लूंगा, पर मुझे कॉस्ट सेव करना है. दैट इज इंपॉर्टेंट. और मुझे ग्रोथ लानी है. So once again, thank you Akshay for sharing your journey and insightful information about the real world perspective and EV industry. Thank you. Pleasure is all mine. तो अगर आपको ये पॉडकास्ट का एपिसोड पसंद आया हो तो डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन. और ऐसे और रियल फाउंडर स्टोरीज जानने के लिए आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट फाउंडर किसे देखना है इस पॉडकास्ट पे. So this is Dhara signing off. See you in the next episode.